सभी को नमस्कार। मैं लेक्चरर संतवीर सिंह, स्वागत है आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पे। तो अपने जो एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज चला रखी है अपन ने, उसका एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट होता है, तो अपने उसका एक प्रॉपर शेड्यूल जारी किया हुआ है। तो लास्ट में मैं वो शेड्यूल आपसे साझा कर लूँगा, जो कि रीट मेंस के लिए तो है ही। कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट अभी सीईटी वाली जो घोषणा हुई है उसमें भी वो काम का है, वन रक्षक वनपाल में भी। आगे जो भी राजस्थान का उसमें पूरा जो है सिलेबस एक दिन छोड़ के एक दिन उसका टेस्ट होता है, टॉपिक पहले बता दिया जाता है। तो उससे संबंधित हम एक पहल शुरू कर रहे हैं कि मान लो 2 दिन बाद जो टेस्ट होगा तो उसकी 2 दिन या 1 दिन पहले आपको वीडियो में 6 से 12 की बुक्स में से डाटा और पिछले आए हुए प्रश्नों का संकलन करके आपको एक जगह पे यूट्यूब पर निःशुल्क उपलब्ध करवा दिया जाए। तो अपने शुरू करते हैं। जैसे आज एक टेस्ट है बावड़ियों और हवेलियों का, आज ही है, तो आज ही इसकी वीडियो बना रहे हैं। राजस्थान के स्मारक नाम करके रीट मेंस में भी एक टॉपिक पढ़ता है। तो बावड़ियाँ और हवेलियों में बावड़ियाँ सिर्फ अपने जो 3-4 बावड़ियाँ दे रखी हैं उनको ही करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो बावड़ियों में पहली बात आती है बूंदी की बावड़ियों की। बूंदी की बावड़ियाँ हम देखेंगे, उसमें पहली आ जाती है रानी जी की बावड़ी। इसमें मैंने नोट लगा के लिखा है। अभी ये पिछले दिनों जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें काफ़ी हाईलाइट हुआ है प्रश्न। 2 चीज़ें हैं बूंदी में, एक रानी जी की बावड़ी और एक है देवपुरा में 84 खंभों की छतरी। दोनों बातें, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात क्या है, पूछा जाता है कि इनका निर्माण किसने करवाया। देखो, अगर प्रश्न आता है कि रानी जी की बावड़ी, सीधे सीधे फैक्ट आपको बता देता हूं, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? नाथावत ने। अब नाथा कौन थी? जो बूंदी का महाराजा था अनिरुद्ध, उसकी पत्नी थी। तो आप ये बावड़ी बता सकते हो किसकी है? नाथावत की है। इतना ध्यान रखें, 1699 में इसका निर्माण अपनी जो मूल बुक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो कंफ्यूज क्या करता है? कंफ्यूजन हमें ये रहती है कि प्रश्न मान लो एग्जामिनर पूछता है कि बूंदी में जो 84 खंभों की रानी की छतरी जो है उसका निर्माण किसने करवाया। तो छतरी की अगर बात आ जाए, अगर आती है बावड़ी तो नाथा बावड़ी, छतरी देवा छतरी। छतरी का निर्माण कौन करवाता है? अनिरुद्ध जो राजा है उसका धाय बाई। धाय बाई भी प्रश्न में आ सकता है कि निर्माण किसने करवाया? धाय बाई ने। धाय बाई का नाम क्या था? देवा। धाय बाई क्या होता है? राजा अनिरुद्ध का जो नाथावत का, तो नाथावत तो इसकी पत्नी है, और ये जैसी बाई थी अनिरुद्ध की धाय माँ थी। जैसी बाई कौन थी? अनिरुद्ध की धाय माँ, जिन्होंने अनिरुद्ध का पालन पोषण किया। तो धाय माँ का बेटा धाय भाई हो जाता है, और उस धाय माँ के बेटे का क्या नाम था? देवा। तो 84 खंभों की छतरी का निर्माण करता कौन है? तो आ जाएगा देवा। और अगर पूछ लिया जाए 84 खंभों की छतरी है किसकी, तो जैसी बाई की है, अनिरुद्ध की धाय माँ की यह छतरी है। ये प्रश्न जो है सामान्यतः काफी हाईलाइट रहा है इन दिनों, पीछे जो एग्जाम हुए हैं। बावड़ी पूछी जाए नाथावत, और अगर 84 खंभों की छतरी पूछी जाए तो उसका निर्माण करता देवा है। ये छतरी इसमें दिखा रखी है, बावड़ी इसमें दिखा रखी है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में। चलिए आगे, दूसरा बूंदी के बाद हम चलते हैं उदयपुर। उदयपुर में कौन सी बावड़ी है? त्रिमुखी बावड़ी। बस इतना ही ध्यान रखना, त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? त्रिमुखी, 3 मुख वाली, उदयपुर में। ये देखो, उदयपुर जब हम लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। त्रि का मतलब भी 3 होता है, त्रि का मतलब भी 3 होता है, त्रिमुखी, या हम कह दें 3 मुखी, है ना। तो उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी है। इसका निर्माण कौन कर रहा है? रामरस दे। रामरस दे ने इसका निर्माण किया। इतना अपने को निर्माण करता याद रखना है कि रामरस दे इसका निर्माण कर रहे हैं। डूंगरपुर, डूंगरपुर में कौन सी बावड़ी है? नौलखा बावड़ी। कौन है निर्माण करता? प्रेमल देवी,
महारावल आस्करण जो हुए हैं डूंगरपुर के, उनकी पत्नी थी प्रेमल देवी। उन्होंने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। मेरे को लगता है ये 3 ही बावड़ियां हमारी बुक में दी हुई हैं, मुख्यतः दौसा की एक, फिर हम चारों का मूल्यांकन कर लेंगे। दौसा में कौन सी है? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी बांदीकुई के अंदर जगह पड़ती है आबानेरी। आबानेरी में ये स्थित है चांद बावड़ी। आबानेरी कह दो, दौसा कह दो, बांदीकुई कह दो। बांदी का मतलब दासी होता है, दासी के नाम पे ये बनी थी। तो दौसा में चांद बावड़ी है, जिसका निर्माण कहते हैं चांद नामक राजा ने करवाया था। तो हमें जो बात ध्यान रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि हमारे कितनी बावड़ियां हो गई। एक हमने पढ़ी, इसका मूल्यांकन कर लेते हैं, रानी जी की बावड़ी। दूसरी हमने कौन सी देखी? त्रिमुखी बावड़ी। तीसरी हमने कौन सी देखी? नौलखा। और चौथी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? चांद बावड़ी। हम जब मूल बुक्स पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है हमें तथ्य याद हो गए, पर अब शाम को जो पेपर होगा अपना निःशुल्क टेलीग्राम जो है रीट मेंस संतवीर सर टेस्ट नाम करके, उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 9799054186। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे उसका। तो रानी जी की बावड़ी पढ़ी, त्रिमुखी बावड़ी पढ़ी, नौलखा बावड़ी पढ़ी और चांद बावड़ी। ये 4 हमारी मूल बुक्स में दी हुई है। चलिए आगे, अब राजस्थान की हवेलियां, छोटा सा टॉपिक था इसलिए इस पर अपने डिस्कशन करते हैं। पहला ही प्रश्न ये बनता है, शेखावटी की हवेलियां। शेखावटी में हम कौन कौन से जिलों को पढ़ेंगे? शेखावटी में ज्यादा जो जिक्र आता है हवेलियों का वो कहाँ की हवेलियां हैं? वो है झुंझुनू की। दूसरा, कुछ हवेलियां हम सीकर की देखेंगे और कुछ हवेलियां हम कहाँ की देखेंगे? चूरू की। इनमें ज्यादा जो प्रश्न है सीकर और झुंझुनू, इनमें सबसे जो प्रश्न ज्यादा बनेंगे वो झुंझुनू पे बन सकता है। हवेलियों की बात आए तो जो टफ क्वेश्चन पहला प्रश्न कि शेखावटी की हवेलियां, या ऐसा आ जाए कि भित्ति चित्रों के लिए कौन सी हवेलियां जानी जाती हैं? शेखावटी की हवेलियां। या हम जैसे झुंझुनू में हवेलियों के नाम पढ़ेंगे, या कोई भी वो जो शेखावटी में, झुंझुनू में हम 8-9 हवेलियां देखेंगे, सीकर में देखेंगे, चूरू में देखेंगे। एग्जामिनर इनमें से कोई भी हवेली ऑप्शन में डाल देगा और ये पूछ लेगा कौन सी हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, या एक हवेली का नाम देकर वो लिख देगा कि यह हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? पत्थर की कटाई के लिए, जालियों के लिए जैसे वो जैसलमेर वाली है, भित्ति चित्रों के लिए, या अन्य कोई भी कसीदाकारी के लिए। तो एक बात ध्यान रखें, शेखावटी की सारी जो हवेलियां हैं वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मूल बुक्स में दिया हुआ तथ्य ये है। और एक अगर बात आ जाए, प्रॉपर झाला राजा हुआ है जालिम सिंह झालावाड़ में, उसकी हवेली कोटा में जो है, इनकी हवेली भी क्या है? भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। भित्ति क्या है? भींत है, दीवार, ये भित्ति चित्रों के लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। शेखावटी की सारी हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें अब हम जो हवेली का जिक्र करेंगे, झुंझुनू में जितनी भी हवेलियां पड़ेगी उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नवलगढ़, सबसे ज़्यादा चांस, अगर जैसलमेर उदयपुर के बाद वो हवेलियों के अगर किसी का जिक्र आता है तो नवलगढ़ की हवेली जो है उसका। नवलगढ़ को झुंझुनू की स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी कहा जाता है। ये जो हवेलियों के नाम दिए गए हैं आपकी ज़्यादा नहीं, 9वीं की बुक में, 10वीं की बुक में भी हैं, 6ठी 7वीं 8वीं में से एक बुक में है, और 11वीं में भी जिक्र इनका मिल जाता है। तो और कोई ज़्यादा तथ्य है नहीं। रूप निवास, भगत हवेली, जालान हवेली, पोदार हवेली, सीधा ही लिखा होता है पोदार हवेली। अब ये अलग नहीं है। पोदार में जो फेमस पोदार, एक मान लो सब कास्ट आप बोल सकते हो, तो रामनाथ पोदार की जो है ना पोदार हवेलियों में, वो सबसे प्रसिद्ध है, डॉक्टर रामनाथ पोदार। और एक होगी बघेरिया हवेली, और ये मुरार का पीछे आया हुआ प्रश्न था इसलिए मैंने डाल दिया। और बाकी क्या है कि दूसरी सारी हवेलियां हमारी 10वीं की बुक्स में, जो बुक में दी हुई है। अब आपको इमेजिन करना है, नव का मतलब क्या होता है? नया। नव का मतलब क्या होता है? नया। आप ये देखो, एक पौधा है, क्या है?
एक पौधा है, पौधे को जल, जालान का जल, जल में भिगो दिया, बह गए, पौधा है उसको हम क्या करेंगे, जल में भिगो देंगे, जल में भिगो दिया तो पौधे का जो रूप है, उसके बाद पौधे का जो रूप है वो नव हो जाएगा, नया हो जाएगा। ये हमें याद रखना है। पौधे का रूप क्या हो गया, नव हो गया, नया हो गया, इतना याद रख लेना। अब पौधा से पौधार और जल से जालान, भिगो से भगत, भग भग वाली दोनों बगेरिया, और रूप से रूप निवास हवेली, और नव से नवलगढ़। ये सारी हवेलियां कहाँ हैं, नवलगढ़ में है। मुरार का एक याद रख लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नवलगढ़ की रामनाथ पोदार की हवेली यहां दिखाई गई है। बहुत ही फूट रही हवेली है, देख लो, कभी चल के आएंगे, आपका इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा, उसके बाद आप घूम के आना। बिसाऊ, घूमने की बात आ गई तो बिसाऊ को बना दो बस, बिसाऊ को क्या बना दो, बस बना दो। बस में क्या है, सीताराम की जय बोलनी है। बस में क्या करेंगे, सीताराम की जय बोल रहे हैं कौन, नाथू राम। अब ये देखो, सीधी पोदार की या रामनाथ पोदार की है तो नवलगढ़ है, नाम नाथू राम पोदार का आ जाए, क्योंकि पोदार वाली फेमस हवेलियां नवलगढ़ में हैं, लेकिन नाथू राम पोदार नाम आ जाए तो नाथू राम पोदार कहाँ है, बिसाऊ में है। आपने क्या देखना है कि नाथू राम पोदार जो है वो बस में बैठा है और सीता राम की, राम सीता की जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, नाथू राम जय जय सीताराम, नाथू राम जय जय सीताराम, बस में लगा हुआ है। नाथू राम जो है वो बस में बैठा और क्या क्या कर रहा है, नाथू राम जय जय सीताराम। बस ऐसे आपको, क्योंकि ये फैक्ट है, रटने पड़ेंगे और कुछ नहीं। नाथू राम जय जय सीताराम, बिसाऊ बस में बैठे हैं। अब ये ट्रिक थी कोई आगे वाली, आगे वाली कैसे, जगह पड़ती है झुंझुनू में ढूंढलोद, ढूंढलोद जगह, वहां पर सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है। एक गोयनका की हवेली और आएगी, वो चूरू में पड़ती है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया सीधा ही। आपको ऐसे नहीं याद रखना, आपने सीधा ही बोलना है सेठ लालचंद गोयनका को ढूंढ लो, पूरा नाम बोलना है, क्योंकि गोयनका एक और आएगा राम ऐसे करके गोयनका, वो चूरू में पड़ता है उसका नाम। तो आपको सेठ लालचंद गोयनका को ढूंढ लो, सेठ लालचंद गोयनका को ढूंढ लो, 2-4 बार बोलोगे सेठ लालचंद गोयनका को ढूंढ लो तो आपको याद आ जाएगा कि ढूंढ लो में पड़ती है। हम हवेलियां पढ़ रहे हैं शेखावटी में झुंझुनू की, झुंझुनू में एक जगह नवलगढ़ में पढ़ी, दूसरी जगह हमने बिसाऊ में पढ़ी, और तीसरी जगह हमने ढूंढलोद में पढ़ी। ये देखो मैंने नोट लगा के लिख दिया था कि एक रामनिवास गोयनका भी है, उसकी हवेली चूरू में पड़ती है। तो गोयनका गोयनका भूल जाओगे तो सेठ लालचंद गोयनका को ढूंढ लो, तो ढूंढ लो आ जाएगा याद। चलिए अब मुकुंदगढ़, मुकुंदगढ़, मुकुंदगढ़ में 2 हवेलियां हैं, राधा कृष्ण हवेली और दूसरी कौन सी, केसर देव कानेडिया हवेली। राधा कृष्ण केसर देव, राधा कृष्ण केसर देव जो है मुकुंदगढ़ में हवेली है। अब केसर से मैंने नोट लगा के लिख दिए, 2 तथ्य केसर केसर नाम से आते हैं। एक तथ्य कौन सा, केसर बाग की छतरियां कहां पर, बूंदी के हाड़ा चौहानों की कुल 66 छतरियां है केसर बाग की छतरियां। और केसर बाग अभ्यारण्य पूछ लिया जाए तो ये कहां पर है, धौलपुर में। अभ्यारण्य कहां, धौलपुर में। केसर बाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केसर बाग की छतरियां कहां, बूंदी में। लेकिन वो पूछ ले केसर देव कानेडिया की हवेली कहां है, तो हवेली कहां आएगी, मुकुंदगढ़। मुकुंदगढ़ कहां पड़ेगा, झुंझुनू में। हमने झुंझुनू की हवेलियां जो नवलगढ़, बिसाऊ, अब मुकुंदगढ़ को हम पढ़ रहे हैं। केसरबाग की छतरियां और ये होगी। 5 नंबर पे हम देखेंगे चिड़ावा। चिड़ावा में सिर्फ एक हवेली पढ़नी है, बगड़िया की हवेली। ये वैसे आप सिंबल रख लेना मन में, ये डे वाला और अडे वाला, अगर आपने ऑप्शन में से उठाना हो।
बगड़िया, चिड़ाविया, बगड़िया, चिड़ाविया, ठीक है, बगड़िया चिड़ा रहा है। तो ये चिड़ा, बगड़ा, ऐसे कुछ भी याद रख लो, डे आपके वर्ड याद रहना चाहिए। महनसर की इंपॉर्टेंट हवेली है, इसको अपनी बुक में दिया हुआ है सोना चांदी की हवेली। इसको तोलाराम जी का कमरा भी कहते हैं। कमरा एक और है, वो आगे आएगा, वो चूरू में एक हवेली है, वो भी उसके सरनेम भी कमरा लगता है। तो सोना चांदी की हवेली महनसर, सोना चांदी महनसर, 2-3 बार बोलोगे याद रह जाएगा। अब इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूज कर सकती है चीज, देखो आप जब बुक में पढ़ो आपको लगेगा नॉर्मल बात है। जैसे झुंझुनू कि हम हवेलियों को पढ़ रहे हैं, झुंझुनू में नवलगढ़ जगह पड़ती है, बिसाऊ पड़ती है, चिड़ावा पड़ती है, मुगंदसर पड़ती है, महनसर पड़ती है, मुकंदगढ़, महनसर। और प्रॉपर झुंझुनू शहर, झुंझुनू शहर में हवेली है खेतड़ी महल। यहां आप गलती मत करना, एग्जामिनर दे दे खेतड़ी महल स्थित है, और ऑप्शन में क्या दे देगा, खेतड़ी महल स्थित है, वो झुंझुनू दे देगा, वो खेतड़ी भी दे देगा, और 2 जगह दे देगा ABCD करके। आपको लगेगा खेतड़ी महल है, सिंपल है, खेतड़ी में होगा, नहीं, खेतड़ी महल खेतड़ी में नहीं है, खेतड़ी महल झुंझुनू में स्थित है, झुंझुनू शहर में, खेतड़ी जगह पर नहीं पड़ता। इसको शिखावटी का हवा महल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीकर, झुंझुनू में हमने कुल कितनी जगहों को पढ़ लिया, 7 जगहों को हमने पढ़ लिया था। कौन कौन सी, नवलगढ़, बिसाऊ, ढूंढलोद, मुकंदगढ़, चिड़ावा, महनसर, झुंझुनू। इस तरह से आपके याद रहनी चाहिए। सीकर की हवेलियां, सीकर में कौन सी हवेलियां हैं, श्री माधोपुर जगह पड़ती है, वहां पर पंसारी की हवेली है। एक बात ध्यान रहे, मुकंदगढ़ आया था ऊपर, वो मुकंदगढ़ जो है वो झुंझुनू में जगह पड़ती है। तो मुकंदगढ़ की हमने हवेलियां पढ़ी थी, केसर बाग वाली, केसर देव वाली और राधा कृष्ण वाली। लेकिन मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य आपको याद रहना चाहिए, वो बाघ रिजर्व, टाइगर रिजर्व भी है और राजस्थान का राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है, 3रे नंबर का। तो वो आगे मैं एक ट्रिक लिखी हुई है, वो वहां पर आपको याद करवा दूंगा। श्री माधोपुर, पंसारी की हवेली, और लक्ष्मणगढ़ में 4 चौक व चेतराम की हवेली। 4 चौक व चेतराम की हवेली कहां पर है, लक्ष्मणगढ़। तो लक्ष्मण आपको पता है, हम एक चौक आता है जिसको हम कहते हैं लक्ष्मण रेखा, चींटियां वगैरह, और वो आते हैं अपने ऐसे ऐसे बाउंड्री कर देते हैं कि लक्ष्मण रेखा होगी उस चौक से। तो 4 चौक, 4 चौक लक्ष्मण, याद रख लेना इस तरह से। चेतराम, चै वाले लक्ष्मणगढ़ में आ गए। सीकर की हवेलियां श्री माधोपुर और लक्ष्मणगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामगढ़, रामगढ़ में है ताराचंद रुइया की हवेली। रामगढ़ में क्या है, ताराचंद रुइया की हवेली। ये एक छोटी सी ट्रिक है, किस चीज की, अभ्यारण्य की। हम अक्सर भूल जाते हैं क्या चीज, हम भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन कौन से हैं और टाइगर रिजर्व कौन से हैं। राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन से हैं और टाइगर रिजर्व कौन से हैं। तो अब आप, एक ट्रिक है रसम बाघ की और रकम राष्ट्र की। रसम क्या है, बाघ की, और रकम क्या है, वो राष्ट्र की है। इसको मैं क्लियर करता हूं, रकम राष्ट्र की। यहां पर ये हमारे राष्ट्र का मतलब राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, और बाघ का मतलब टाइगर रिजर्व है। ये बाघ रिजर्व अभ्यारण्य। कुल कितने हैं टाइगर रिजर्व, पहले तो याद रहना चाहिए। 5वें नंबर पे काम चल रहा है कुंभलगढ़ वाला। 4 हो गए, हम 3 पढ़ते थे। अब रसम से कौन कौन से, रै से रणथंबोर, रै से रणथंबोर, सै से सरिस्का, सै से सरिस्का, मैं से मुकंदरा हिल्स, मैं से मुकंदरा हिल्स। कंफ्यूजन मैंने रसम बाग की क्यों लिखा, क्योंकि 2 नंबर वाला कंफ्यूज करता है कि ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य है या ये टाइगर रिजर्व है।
तो टाइगर रिजर्व में, राष्ट्रीय अभयारण्य में क्या आएगा? रै से रणथंभौर सेम है, और कैसे अलग यहां आ गया, और मैं से वही मुकंदरा। अभी आपने इतने टाइम तक तैयारी की है, तो आप मेरे को कै वाला बताएं कौन सा है। क्या वो कुंभलगढ़ है? आपने बताना है। क्या मैंने ये सही लिखा है क्या? दूसरा राष्ट्रीय अभयारण्य कुंभलगढ़। ठीक है, तो इसको रसम बाग की रकम राष्ट्र की ऐसे करके ट्रिक याद रख लेना। रसम बाग की का बाग शब्द लगा है, तो रैस है मैं वाले बाग अभयारण्य है, और रैक है मैं वाले राष्ट्रीय अभयारण्य है। बाग के ये 3 है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा हिल्स। चौथे नंबर पे रामगढ़। रामगढ़ अभी आया था ना, ये रहा रामगढ़। अब ध्यान रहे, रामगढ़, जो रामगढ़ में जगह, रामगढ़ कहां पड़ती है जगह? एक तो पड़ती है सीकर में। रामगढ़ सीकर में क्या है? ताराचंद रुइया की हवेली। रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुइया की हवेली। रामगढ़ में ताराचंद रुइया की हवेली। लेकिन रामगढ़ विषधारी वो जो अभयारण्य है वो कहां पर है? रामगढ़ अभयारण्य, जो चौथा टाइगर रिजर्व 2022 में उसको अनुमति मिली है, वो कहां पर है? वो पड़ता है बूंदी में। क्यों? क्योंकि क्या था कि जो रणथंभौर वाला है वहां पर बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए वो वहाँ पर उनका स्पेस कम था, तो ये रामगढ़ वाले को उसके साथ जोड़ा जाएगा, उनके यहाँ शिफ्टिंग होगी। तो रामगढ़ अभयारण्य बूंदी में, और 5वें नंबर का कौन सा बनेगा? कुंभलगढ़ अभयारण्य, 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा। ये आप ध्यान रखें। चूरू में रामनिवास गोयनका। अब मेरे को आप ये बताओ कि सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ है? सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ है? तो हमने कहा था सेठ लालचंद गोयनका को ढूंढ लो। सेठ लालचंद गोयनका को ढूंढ लो। ढूंढलोद में है। ढूंढलोद झुंझुनू में जगह पड़ती है। तो चूरू की हवेलियों के नाम रामनिवास गोयनका, मालजी का कमरा, मैंने ऊपर पढ़ाया था तोला राम का कमरा, उसको सोना चांदी की हवेली कहते हैं, वो कहां पर है? वो आप कमेंट करके बताएं। तोला राम का कमरा या तोला राम का कमरा या सोना चांदी की हवेली वो कहां है? लेकिन मालजी का कमरा चूरू में। और मंत्रियों की हवेली देखो, आज बड़ी अजीब सी लग रही है ना, शानदार, एक मंत्रियों की, सिर्फ मंत्रियों की हवेली, तो कहां पर है? कोई मंत्री जी रुकते होंगे, चूरू में। और मालजी का कमरा चूरू में, रामनिवास गोयनका चूरू में। तो इन सब को चूर लो, मंत्री को। ठीक है, मंत्री तो माल को वैसे ही चूर लेता है राम के नाम पर। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ भी कर लो, आप इसको याद रख लो, 2-4 बार पढ़ोगे वैसे ही याद रह जाएगा। जैसलमेर में कौन सी? ये देखो, ये सबको याद रहती है कि सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली। पटवों की हवेलियों की संख्या बता दीजिए आप कमेंट करके, कितनी है? पटवों की हवेली क्या 5 है? ये बताएं। पत्थर की जाली व कटाई के लिए कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है? ये पटवों वाली जैसलमेर की। अगर पूछे भित्ति चित्रों के लिए कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है, तो शेखावटी की। झाला जालिम सिंह वाली भी याद रखना, कोटा वाली। तो सालिम सिंह की हवेली, नथमल, पटवों की हवेली, जैसलमेर। ये सामान्य प्रश्न याद रह जाता है, बहुत ही बार पूछा गया पटवों की हवेली कहाँ है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ है, नथमल की हवेली कहाँ है। जो बिल्कुल फ्रेशर ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो इन चीज़ों को अच्छे से रट लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर, हम बीकानेर आ गए हैं। बीकानेर वाला कोई भी है तो वो अपने अपने शहर की तो अच्छे से पढ़ ले। मेहता, मुंदड़ा, रायपुरिया। बीकानेर की मेहता, मुंदड़ा, रायपुरिया। साथ साथ बोलो, बीकानेर की मेहता, मुंदड़ा, रायपुरिया। मेहता, मुंदड़ा, रायपुरिया बीकानेर की हवेलियां। इनकी विशेषता लाल पत्थर है।
लाल पत्थर है। वो पत्थर की कटाई और जाली वाली कहाँ की थी? जैसलमेर, पटवों की हवेली में हम पढ़ रहे थे ना। और बीकानेर की हवेलियों की विशेषता क्या है? लाल रंग का पत्थर। बीकानेर आप शहर में अगर रहते हैं तो आपको पता ही है, दूसरे लोग नहीं देखे तो आप सर्च करके देख लेवें। इन हवेलियों में मुगल, किशनगढ़ व यूरोपीय शैली जो है, उन तीनों की मिक्सिंग देखने को मिलती है। मुगल, किशनगढ़ व यूरोपीय शैली की इन हवेलियों में। लाल पत्थर इन हवेलियों की विशेषता है। मेहता, मुंदड़ा, रायपुरिया हवेलियां बीकानेर में पड़ती हैं। चलिए आगे, क्या कोई बची है हवेली? जोधपुर, टोंक, उदयपुर, एक एक हवेली रही है। जोधपुर, बड़े मियाँ, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह। तो वो कैसे होता है वो गाना? वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ अमिताभ और गोविंदा की फिल्म जो है। बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण की हवेली, मेरे हिसाब से मैं इस प्रश्न को बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं। क्यों? जिस तरह दो चीजें थी, एक तो खेतड़ी महल और एक है पोकरण हवेली। देखो पोकरण जगह कहां पड़ती है? पोकरण जगह पड़ती है जैसलमेर में, पर पोकरण हवेली जैसलमेर में नहीं है। ये कहां है? पोकरण हवेली है जोधपुर में। खेतड़ी महल खेतड़ी में नहीं, ये कहां है? ये पड़ता है जी झुंझुनू में। खेतड़ी महल झुंझुनू में है, खेतड़ी में नहीं, प्रॉपर झुंझुनू शहर में। पोकरण हवेली, पोकरण जैसलमेर में नहीं है, जोधपुर में पड़ती है। और राख हवेली जोधपुर में पड़ती है। ये इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। तो ये प्रश्न आगे हाईलाइट हो सकता है। पोकरण की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण की हवेली, राख की हवेली कहाँ है? जोधपुर में। चलिए आगे, टोंक। टोंक में कौन सी है? सुनहरी कोठी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और लगभग स्टूडेंट्स को ये याद रहता है। जो याद रहने वाले नहीं रहने वाले फैक्ट है, मैं उन पे ज्यादा आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। टोंक के बाद टोंक में सुनहरी कोठी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। जैसे पटवों की हवेली काफी बार पूछी गई। उदयपुर में बागौर की हवेली, कई दफा पूछा गया है। बागौर की हवेली उदयपुर में है। जयपुर, चलिए जयपुर में है जी नटाणियों की हवेली या नटनियों की हवेली, जो कह दे हम। नट जनजाति जो है, नटनी, जैसे मैंने नोट लगा के लिख दिया कि नटनी का चबूतरा कहाँ है? पिछोला झील, उदयपुर में नटनी का चबूतरा। बहुत बार पूछा गया, बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। लेकिन नटनी की छतरी कहाँ है? नटनी की छतरी कहाँ है? सवाई माधोपुर में नटनी की छतरी पड़ती है। तो छतरी माधोपुर, सवाई माधोपुर में, और चबूतरा पिछोला झील उदयपुर हमें ध्यान रहता है। लेकिन नटनियों की हवेली कहाँ पर है? हवेली पड़ती है जयपुर में। नटनी हवेली बना के कहाँ रह रही है? जयपुर में रह रही है। लेकिन उसका चबूतरा उदयपुर में, पिछोला झील। लेकिन उसकी जो समाधि आप कह दो, छतरी, देखो वैसे शमशान ही होता है, कब्रिस्तान ही होता है, तो छतरी कहां पर है? सवाई माधोपुर में। तो जयपुर की हवेलियां, नटाणियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली और पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली। तो प्रताप सिंह तो जयपुर से वैसे ही नाम से आप गैस कर लोगे। पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, नटाणियों की हवेली, ये कहां पर है? जयपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? फ्री टेस्ट जो चल रहे हैं। फ्री वीडियोस मिलेगी आपको और फ्री में आपको टेस्ट मिलेंगे। तो आप जल्दी से उस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाएं। आज ठीक 9 बजे टेस्ट खुलेगा, तो वो उसी समय उस पे सेकंड एक 15-15 सेकंड एक क्वेश्चन पे मिलते हैं। तो सारा वो एक व्यवस्थित रूप से टेस्ट चलता है, अपनी टीम के द्वारा उसको बनाया जाता है और वो टेस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन होता है। बिल्कुल निःशुल्क है। निःशुल्क आपको वीडियो मिलेगी, ये आप लगा के वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपना यूट्यूब चैनल का हो गया। और नीचे एक स्लाइड में मैंने ये रखवाया था। इसमें क्या था?
अभी जो आगे 5-7 दिनों का शेड्यूल मैंने कवर कर लिया। 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 6, आज 6 है ना, 6 तारीख को कौन सा है, प्रमुख बावड़ियां व हवेलियां। इसको ऐतिहासिक स्थल को हटा दिया है टेस्ट से। क्यों हटाया? क्योंकि ऐतिहासिक स्थल में देखो दुर्ग वगैरह, स्मारक वगैरह, महल वगैरह और सब ये ऐतिहासिक स्थल में हम इनको ही बार बार पढ़ते हैं, तो इसको डायरेक्ट एक बार नहीं रखा गया। तो अब 8 तारीख को कौन सा टेस्ट होगा, ये आज फिर मैं उसमें ग्रुप में डलवा दूंगा, ये फाइल अक्टूबर वाली उसमें डाल दूंगा। अक्टूबर 22 को, 8 अक्टूबर को कौन सा होगा, राजस्थान के प्रमुख मेले। फिर 10 को कौन सा होगा, त्योहार। 12 अक्टूबर को लोक नृत्य, 14 अक्टूबर को लोक कला, 16 अक्टूबर को राजस्थान के लोक नाट्य और 18 अक्टूबर को राजस्थानी साहित्य, साहित्यकार व बोलियां। राजस्थान का इतिहास कंप्लीट हो चुका है, दोबारा फिर स्टार्ट कर देंगे। अब आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉल साइंस, तो पूरा का पूरा कोर्स अपने एक दिन छोड़ के इसका टेस्ट होता है। हर टेस्ट में पिछले आए हुए प्रश्न और 6 से 12 की बुक्स के तथ्य व अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके अनुसार मूल बुक्स से टेस्ट बन रहा है, तो आपका सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन इसमें हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखें। अभी आप क्या करें, थोड़ा सा मूल्यांकन कर लें। समय अभी पड़ा है टेस्ट में, ठीक है, तो उसमें आपको मूल्यांकन करना है कि बावड़ियाँ तो हमने सिर्फ 4 ही पढ़ी थी, और जो हवेलियां हैं हमने शेखावटी की हवेलियां आप भूल सकते हो, उसको अच्छे से देख लेना। और पोकरण की हवेली जैसे जोधपुर में है, जैसलमेर में नहीं है। खेतड़ी महल जैसे झुंझुनू में है, खेतड़ी में नहीं है। तो मैंने वो जो आपको अच्छे से बताई थी, नाटाणियों की हवेली मान लो वो दे दे कि उदयपुर नहीं, नटनी का चबूतरा है उदयपुर में, छतरी सवाई माधोपुर में है, हवेली जयपुर में है। तो इस तरह से आप उसको अच्छे से ध्यान रखें। और वीडियो को ठीक लगे तो जो देखो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फीस पे करके नहीं है ना, तो उनके लिए ये पहल शुरू की गई है। वीडियो और जो टेस्ट होगा उससे पहले वीडियो मिल जाएगी और निःशुल्क है, सबसे शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।